हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटमॉस्फेरिक लेयर को क्लाइमेटोलॉजी में। पार्ट 1 में मैं डिस्कस कर चुका था एटमॉस्फेरिक लेयर के क्लासिफिकेशन को एंड काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी एटमॉस्फेरिक लेयर की। हम लोगों ने उसके बाद में डिस्कस किया था एडियाबेटिक लैप्सेट को, ड्राई एडियाबेटिक लैप्सेट को, एंड हमने कंडीशंस देखी थी, रिलेशंस देखे थे। मैंने जो स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी आपके सामने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वो ब्रीफ मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, वो रिजल्ट्स थे। अगर आपको डिटेल में देखते हैं स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, वो आप लोग मैंने वाइट बोर्ड पे डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जियो पॉइंटर जियोलॉजी के नाम से अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाकर तो आप वैसे भी आपको मिल जाएगा वो ग्रुप, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर को। तो एटमॉस्फेरिक लेयर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में ट्रोपोस्फियर को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो अब आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रेटोस्फियर को। तो स्ट्रेटोस्फियर क्या है कि द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारी सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की। एंड इट्स लाइव बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर, ये हमारे किसके ऊपर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर है। मैंने आपके सामने डायग्राम डिस्कस किया था ना, वो वाला वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर, जिसमें हमारा ट्रोपोस्फियर था, देन स्ट्रेटोस्फियर था, देन मेसोस्फियर था, देन थर्मोस्फियर था, ठीक है। अब प्रीवियस वाले में आपने अगर नोट्स बनाए तो वहाँ पे आप डायग्राम देख लेना, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फियर है वो हमारा ट्रोपोस्फियर के ऊपर रहता है। एंड जो हमारी बाउंड्री होती है दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, ट्रोपोस्फियर के बीच में, उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। जो ट्रोपोपोज है हमारा, ट्रोपोपोज देखो ये साइड भी ट्रोपोपोज लिखा है, बाय मिस्टेक मैंने ये यहाँ पे ये ट्रोपोपोज है, इसको ट्रोपोपोज कर लेना यार, ठीक है। जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, और ये बीच में हमारी बाउंड्री हो गई, ठीक है। और यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक हमारा ये स्ट्रेटोस्फियर हो गया, ठीक है। तो जो बीच की ये बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या करता है, हमारे स्ट्रेटोस्फियर को एंड ट्रोपोस्फियर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ से जो मैंने पहले वीडियो बनाया वहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, एंड ट्रोपोपोज के बारे में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है कि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर हमारी ओजोन लेयर है, जो हमारा प्रोटेक्ट करती है हमारी यूवी रेज से। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता है जाता है, हमारा टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमारा स्ट्रेटोस्फीयर उसमें कि हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी यूवी रेज को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। और जब यूवी रेज को ऑब्जर्व करेगी तो हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो एक बात हो रहा है कि इसमें जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें हमारे जेट्स भी फ्लाई करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फीयर है हमारा, इसमें हमारा जो वेदर कंडीशन है, जो हमारा क्लाइमेट है वो हमारा काम रहता है। और जो ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर में हमारे सारे फिनोमिना होते हैं, मीन्स हमारा वेदर हो गया, स्टॉर्म हो गया, क्लाउड हो गए, ठीक है, साइक्लोन, ये सब कुछ हमारे ट्रोपोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ये सब कुछ हमारे स्टेबल की कंडीशन बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। बिकॉज ओजोन लेयर अब्जॉर्व हीट, जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या कर लेते हैं, हीट को अब्जॉर्व करती है। तो जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में अपवर्ड मूव करेंगे, जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा तो हमारी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। हमारा कुछ डायग्राम ऐसे था ना, डायग्राम हमारा ऐसे था, इसमें हमारा ट्रोपोस्फीयर के केस में हमारा ऐसे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ कर रहा था। स्ट्रेटोस्फीयर के केस में हमारा टेम्परेचर हमारा ये कुछ हद तक कांस्टेंट रहेगा, जिसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोज। देन हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, ऐसे इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो थी, ये जो थी हमारी, ये वाली कंडीशन तो थी हमारी ट्रोपोस्फीयर की। और अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर की। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि इसमें हमारी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या कर रही है, हमारी यूवी रेज को ऑब्जर्व कर रही है, और जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। बेसिक साइंस में कुछ ऐसी बात है नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, उसको डिस्कस कर रहे हैं आज। नेक्स्ट हमारा है मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर क्या, हमारी थर्ड लेयर है, मेजो मीन्स मिडिल। इसमें क्या होता है, मेजोस्फीयर में जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है, हमारा टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जिसका एक्सटेंशन है वो लगभग हमारा मेजोस्फीयर फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर है। ये एक्सटेंशन वगैरह आप इसका, आप एक्सटेंशन वगैरह
एंड लेफ्ट साइड हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, क्यों होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लेफ्ट साइड क्या होता है, ड्राई एडिबिलिटी लेफ्ट साइड क्या होता है, क्या इनके बीच में रिलेशन है, कब हमारी स्टेबिलिटी कंडीशन बनती है, कब हमारी इनस्टेबिलिटी कंडीशन बनती है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी एंड ड्राई एडिबिलिटी लेफ्ट साइड। यहाँ से नेट ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर की हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी लेयर है हमारी, मीन्स थर्मो मीन्स हमारा हीट, एंड द एज द एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जो थर्मोस्फीयर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से, एक तो हमारा होता है आइनोस्फीयर, दूसरा होता है हमारा एक्सोस्फीयर। आइनोस्फीयर में क्या है कि हमारा जो आइनोस्फीयर है इट इज़ अ लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, ये हमारा लोअर पार्ट है किसका, थर्मोस्फीयर का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो एनर्जी फ्रॉम द सन, जो हमारी एनर्जी आ रही है सन से, एनर्जी फ्रॉम द सन कोजेज द गैस मोलिकुलर्स हियर टू बिकम इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, मीन्स जो यहाँ पे हमारे गैस मोलिकुल्स है ना, इसमें क्या होता है कि सन का रेडिएशन आने की वजह से क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज आते हैं। अब बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। एक्सोस्फीयर हमारा क्या है, हमारा मीन्स एक्सो मीन्स आउटर, द आउटर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फीयर, जो थर्मोस्फीयर का आउटर पोर्शन उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। एंड इसकी जो थिकनेस है दिस इज़ फ्रॉम अबाउट द 400 किलोमीटर आउटवर्ड टू 1000 ऑफ किलोमीटर तक इसकी हमारी थिकनेस रहती है। एंड ये स्पेस सेटल्स एंड सेटेलाइट्स ऑर्बिट अर्थ हेयर, ठीक है, ऑर्बिट अर्थ हमारे इसमें रहते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं होमोस्फीयर की। अब होमोस्फीयर में क्या है कि जो लोअर इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये हमारा लोअर पोर्शन एटमॉस्फेयर का एक्सटेंड फ्रॉम द हाइट 90 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो कितने 90 किलोमीटर तक है, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, कि कंफ्यूज मत होना, होमोस्फीयर कैसे है, हेटेरोस्फीयर कैसे हो रहा है, ये एक्सोस्फीयर क्या है, ठीक है, आयोनोस्फीयर, ये मैंने क्लासिफिकेशन ये किस पे बेस्ड है वो मैंने पार्ट 1 में आपके सामने डिस्कस कर लिया था। तो जो होमोस्फीयर है इट इज़ अ लोअर पार्ट ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट 90 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, जो इसकी हाइट है वो 90 किलोमीटर है फ्रॉम द सी लेवल। जो इसमें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो होमोस्फीयर इसमें क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि इसमें गैसेज क्या रहती है, मिक्स होती है। दिस जोन इज कॉल्ड है होमोस्फीयर बिकॉज द होमोस्फीयर द पोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेज, इसको हम इसलिए होमोस्फीयर इसलिए बोलते हैं कि इसमें ना जो गैसेज है वो डिफरेंट डिफरेंट, जो गैसेज है वो क्या इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज है इसमें, ठीक है। कौन कौन से गैसेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप गैसेज कौन कौन से, जैसे हमारा N2 हो गया, O2 हो गया, आर्गन हो गया, CO2 हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, एंड इसमें हमारा हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेज इसमें अवेलेबल है किसमें, होमोस्फीयर में। जब बात करते हैं हेट्रोस्फीयर की, तो हेट्रोस्फीयर की है द जोन इज एक्सटेंड फ्रॉम 90 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर, जिसका एक्सटेंशन हेट्रोस्फीयर का वो है हमारा 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक का। एंड इसमें क्या है हमारा डिफरेंट लेयर्स, इसमें क्या डिफरेंट लेयर्स हैं, स्पेस वेरी इन द देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है जिसकी हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो वेरी करती है। तो ये था हमारा होमोस्फीयर के बारे में, होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कशन मैंने आपके सामने कर लिया, जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है सबके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नेट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ओजोन लेयर से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं इससे रिलेटेड में मीन्स एटमॉस्फेरिक लेयर से जो रिलेट करके थोड़ा सा ओजोन लेयर को डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी ओजोन लेयर का मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक से ओजोन लेयर के बारे में, एंड जो नेट में क्वेश्चन पूछे उनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन देखो आप, जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, वाटर वेपर की वजह से हमारा रेनफॉल होता है, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन की कंडीशन होती है, किसकी वजह से, वाटर वेपर की वजह से। और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमारे क्या होता है कि विंड क्या करती है, फ्लो करती है। विंड कैसे फ्लो करती है, हमारी विंड हमारी फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है हमारी ग्रीन हाउस गैस हो गई हमारी H2O, CO2, CH4, NH4, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है।
इसको आप एक तरीका है इसको लर्न करने का, समझने का, क्योंकि ना नेट में बहुत बार क्वेश्चन दे देते हैं वो कि इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, 4 ऑप्शन दे देगा, H2O, CO2, CH4 ऐसे करके। तो आप ना ये देख लेना, जैसे यहाँ पे H2O है, H2O, तो यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन कितने, एक ऑक्सीजन, टोटल मिला कितने हो गए, टोटल मिला कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे देखो आप CO2, यहाँ पे एक C है, इस वाले में एक C है एंड 2 CO2 है, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, CH4 है, मीन्स इनकी वैल्यू ना 3 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इनकी वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है तो हमारे सोच लेना कि ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप 3, यहाँ पे देख लो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसलिए हमारी क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है। ऐसे इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है कि चलो अच्छा, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है वो क्या करती है, हमारी IR रेज को क्या करती है, इनको अपने से पास होने नहीं देती हैं, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज डज नॉट अलाउड टू IR टू पास थ्रू इट, हमारे अपने में से क्या करते हैं, IR रेज को क्या करते हैं, पास होने नहीं देती हैं। अब क्यों नहीं होने देती, क्या रीजन है, ऐसे क्या चीज़ें हैं, क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसेज एंड IR रेज कम्स इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज हैव द हाई वेवलेंथ। जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं और जो हमारी IR रेज हैं, ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर पे आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो होती है लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब लेंथ ज़्यादा होने की वजह से जब हमारे एक साथ हमारे एटमॉस्फेयर पे आ जाए तो क्या होगा, समटाइम ग्रीन हाउस गैसेज सपोर्ट आवर एटमॉस्फेयर व्हेन IR रेज स्ट्राइक द अर्थ सरफेस इट मूव अपवर्ड एंड स्ट्राइक द ग्रीन हाउस गैसेज। जब हमारी ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती है, अर्थ एटमॉस्फेयर पे आ गई, देन हमारे अर्थ सरफेस से वो स्ट्राइक करेगी, देन अपवर्ड मूव करेगी। तो जब अपवर्ड मूव करेगी ना, वो स्ट्राइक करेगी हमारे ग्रीन हाउस गैसेज से, IR रेज, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो उसको अपने में से पास होने नहीं देती है, जिसकी वजह से क्या करता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, IR रेज इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप ना इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना, आप इससे समझो उसको। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है भाई, यहाँ से हमारी ये जो सॉलिड लाइन है ये तो हमारी IR रेज हैं, जो डॉटेड लाइन है ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हमारी कहीं पे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज इकट्ठी हो गई। ठीक है। तो जो हमारी IR रेज हैं ये यहाँ पे ऐसे आई। ठीक है। यहाँ पे ऐसे आने के बाद में असर ये हमारी से सरफेस से टकराई, देन अपवर्ड मूव कर गई। तो अब क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये इसको अपर डेबी से पास होने नहीं देगी IR रेज को। तो जब इंफ्रारेड पास नहीं होगी ग्रीन हाउस गैसेज, तो वो क्या करेगी, इस पूरे इन्वायरमेंट का क्या करेगी, टेम्परेचर क्या करेगी, इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है। टेम्परेचर क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है। यहाँ तक क्लियर है। तो अर्कियन टाइम में क्या हुआ था, हमारा अर्कियन टाइम में हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में हमारा CO जो हमारा O2 है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था अर्कियन टाइम में। लेकिन जो हमारा वाटर था, तो मैंने आपको बताया कि जो अर्कन टाइम था वहाँ पे नो O2 इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में O2 नहीं था, केवल उस टाइम पे हमारे क्या थी, ग्रीन हाउस गैसेज थी, लाइक CO2 हो गया, CH2 हो गया एंड NO2 ETC। ठीक है। तो केवल हमारे अर्थ सरफेस पे हमारे केवल वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते थे। ठीक है। लेकिन जो O2 था वो हमारा प्रेजेंट था वाटर में, किसके क्यों प्रेजेंट था, क्योंकि हमारा जो स्टोमेटोलाइट था उसने जो हमारा वो प्रोड्यूस करा था हमारा ऑक्सीजन को, जो हमारा वाटर बॉडीज थी, जो वाटर था, वाटर हमारी ऑक्सीजन अवेलेबल थी। अब स्टोमेटोलाइट प्रोड्यूस जो ऑक्सीजन एंड गिव द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। अब स्टोमेटोलाइट ने क्या किया, आराम आराम से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना शुरू किया और उसने आराम आराम से क्या करना शुरू किया, इसने एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन को पहुंचाना स्टार्ट कर दिया स्टोमेटोलाइट्स ने। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अर्कन टाइम में हमारा क्या था, ऑक्सीजन नहीं था एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैसेज थी, ग्रीन हाउस गैसेज होने की वजह से क्या था, हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था। जिन ऑर्गेनिज्म को O2 की ज़रूरत नहीं थी केवल वही सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन वाटर में क्या थी, O2 अवेलेबल थी। क्यों अवेलेबल थी, वहाँ पे स्टोमेटोलाइट थे, वो प्रोड्यूस करते थे O2 को, और फिर स्टोमेटोलाइट ने भी क्या किया, आराम आराम से ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में भी देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ में गई। अब जब मैं बात करूँ आफ्टर 25 बिलियन ईयर के बाद की ना, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम स्टोमेटोलाइट इन एटमॉस्फेयर। अब ना ऑक्सीजन आ गई स्टोमेटोलाइट से एटमॉस्फेयर में, लेकिन 25 बिलियन ईयर के बाद भी
ऑक्सीजन अब अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, लेकिन अभी भी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे हमारी यूवी रेज अवेलेबल है, यूवी रेज कॉन्टीन्यूसली आ रही है। यूवी रे आने की वजह से क्या है कि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ का, ठीक है। तो ये वही बात मैंने लिखी हुई है कि डेट टाइम लाइफ नॉट पॉसिबल, डेट टाइम लाइफ पॉसिबल इन द वाटर बिकॉज यूवी रेज नॉट डेट मच पेनिट्रेट इन द वाटर। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारा वाटर में लाइफ पॉसिबल थी, क्योंकि हमें जो यूवी रेज थी वो वाटर में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो हमारा जो वाटर था उसमें तो लाइफ पॉसिबल थी, लेकिन एटमॉस्फेयर में लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर पे हमारी यूवी रेज अवेलेबल थी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर हम लोग आ गए फेनोजेनिक टाइम में। देखो मैं ब्रीफ में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ओजोन लेयर के बारे में। फेनोजेनिक टाइम में क्या थी, हमारी ओजोन फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। ओजोन फॉर्म्ड कैसे हो? जैसे इसका रिएक्शन है, जैसे हम बोलते हैं कि O2 प्लस O इक्वल टू O3, ठीक है। तो फेनोजेनिक टाइम में क्या हमारी ओजोन लेयर फॉर्म्ड हो गई, जो अब आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करते हैं, यूवी रेज को क्या करते हैं, अपने में से पास होने नहीं देती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूवी रेज आई इसको ऑब्जर्व कर लेगी या फिर थोड़ा बहुत को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो यूवी रेज क्या है हमारी, ये अपने में से इनको क्या करती है, पास होने नहीं देगी। मीन्स हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, हमारा अर्थ सरफेस वाला ये वाला है, यहाँ पे हमारी यूवी रेज नहीं पहुँचेगी अब, ठीक है। तो जब हमारी ओजोन लेयर फॉर्म्ड हो गई उसमें फेनोजेनिक टाइम पे, तो यूवी रेज तो हमारी यहाँ पे आन रही है, ठीक है, यूवी रेज तो पहुँच नहीं है। तो अब क्या होगा, इस टाइम पे जाके हमारी ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो अब क्या है कि हमारे यहाँ पे आराम आराम से यहाँ पे लाइफ हमारा स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसेप्ट आपके समझ में आया जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन डिप्लीशन मीन्स हमारा जो ओजोन का डिस्ट्रॉयड होना, ठीक है। अब जी ये डिस्ट्रॉयड कैसे होता है? डिस्ट्रॉयड होता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। देखो CFC होती है, जो हमारा CFC होता है, वी यूज इन इट इन रेफ्रिजरेटर, इसको यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में। अब एक रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करना। देखो CFCl हमारे क्या बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी से ये प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, वोल्केनो से भी निकलते हैं हमारे Cl। अब देखो कैसे, जो हमारा आप इस इक्वेशन को देखो, ये वाले को, ये CFC से निकल रही है हमारी क्लोरीन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे Cl प्लस O3 इजकल टू ClO प्लस O2। और ClO प्लस O2 की रिएक्शन करने के बाद में Cl क्लोरीन अलग निकल जाएगा एंड Cl प्लस O2 ये रिएक्शन बन जाएगी। अब जो ये क्लोरीन है ना, ये वाली क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या करती है, अटैक करती है हमारी ओजोन लेयर पे, ठीक है। क्लोरीन क्या करती है, अटैक करती है ओजोन लेयर से, ठीक है। जो कंडीशन हमारा जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, ओजोन लेयर हमारे क्या होता है, ओजोन हमारे डिस्ट्रॉयड होती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इसके बारे में, ओजोन लेयर के बारे में। एंड ओजोन लेयर हैज़ अ डिप्रेशन इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो हमारा ओजोन लेयर है वहाँ पे डिप्रेशन है, किस पे, नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल में हमारा डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ में मैंने आपके सामने डिस्कस किया ओजोन लेयर के बारे में एंड ऑक्सीजन के बारे में, कैसे आई स्टोमेटोलाइट ने कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया, कैसे कैसे हमारी ऑक्सीजन की वजह से लाइफ इफेक्ट थी, ठीक है। बाकी आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ओजोन लेयर को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ओजोन लेयर को। तो यहाँ पे से रिलेटेड जो था मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया एंड काफ़ी हद तक हम लोग डिस्कस कर लिया एटमॉस्फेरिक लेयर को, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।